अब तक हमने देखा कि आर्ट अपने स्टडी रूम में मेडिटेट करना शुरू हो जाता है और एलिस घर से बाहर आ जाती है। इतने में बहुत बड़ा धमाका होता है और एलिस जोर से चिल्लाती है, मेरा बच्चा अभी भी अंदर है। ये सुनकर रेनॉल्ड्स भी घबरा जाता है और जल्दी से घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाजा हटाकर अंदर आता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो घुटनों पर बैठ जाता है। एलिस बोलती है, क्या हुआ? रेनॉल्ड्स बोलता है, क्या मजाक है, ये तो अभी 3 साल का भी नहीं हुआ और अभी से ये अवेकन भी हो गया। फिर आर्ट हवा में से नीचे आ जाता है, साथ ही उसकी ऑरा मैक्सिंग भी हो जाती है। आर्ट सोचता है तो मानाकोर अवेकन होने के बाद ऐसा लगता है अब तो पेड़ भी हरे भरे लग रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, मेरे घर को क्या हुआ? अब कहानी 1 साल आगे जाती है। इन दिनों में एलिस आर्ट को पढ़ना लिखना सिखा रही थी और रेनॉल्ड्स उसे बेसिक माना मैनिपुलेशन और ऑगमेंटेशन सिखा रहा था। अब क्योंकि आर्ट बहुत छोटा है तो वो स्पारिंग नहीं कर सकता, इसकी जगह वो होम वर्कआउट कर रहा था। अब उस वुडन सॉर्ड को यूज करने का टाइम आ गया था जो उसके फादर ने तीसरे बर्थडे पे उसे गिफ्ट करी थी। रेनॉल्ड्स बोलता है, याद रखना, तुम्हें अपने माना फ्लो को ब्रीदिंग से मैच करना है। लंग्स और हार्ट की तरह तुम्हारा कोर भी एक ऑर्गन है। आर्ट सोचता है, मुझे नहीं लगता कोई 4 साल का बच्चा ये इंस्ट्रक्शन समझ सकता है। अब आर्ट तैयार हो जाता है और अपने फादर के साथ स्पारिंग करना शुरू हो जाता है। रेनॉल्ड्स बोलता है, मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो। आर्ट सोचता है, मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि बाद में पढ़ाई भी करनी है। फिर आर्ट पोजीशन लेकर गहरी सांस लेता है और पूरी जान से रेनॉल्ड्स पे हमला कर देता है और रेनॉल्ड्स के हाथ में जो लकड़ी थी वो टूट जाती है। ये देखकर तो रेनॉल्ड्स का मुंह भी खुल जाता है। आर्ट बोलता है, क्या मैं अब पढ़ाई कर सकता हूँ? रेनॉल्ड्स बोलता है, हाँ हाँ जरूर। अब आर्ट अपने कमरे में आकर मेडिटेशन करना शुरू हो जाता है। आर्ट बोलता है, इस दुनिया में ताकत का अंदाजा माना कोर के कलर से किया जाता है। शुरुआत में माना कोर काले रंग का होता है क्योंकि उसमें बॉडी का खून और कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं और जैसे जैसे इम्प्योरिटीज बाहर निकलती हैं माना कोर प्योर होता जाता है। पहले ब्लैक, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर सिल्वर और आखिर में व्हाइट। हर स्टेज के 3 हिस्से हैं, डार्क, सॉलिड और लाइट। जितना ज्यादा माना कोर लाइट होगा वो उतना ही प्योर होगा और उतनी ही उसमें पावर होगी। एलिस की आवाज आती है, आर्थर खाने का टाइम हो गया है। अब ये तीनों खाना खाना शुरू हो जाते हैं। आर्ट सोचता है, अगर मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे तो मैं सीखूंगा कैसे? रेनॉल्ड्स बोलता है, डार्लिंग, मुझे लगता है आर्ट के लिए प्रॉपर टीचर ढूंढना होगा। एलिस बोलती है, ये सिर्फ 4 साल का है और तुमने कहा था तुम इसे सिखाओगे। रेनॉल्ड्स बोलता है, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि हमारा बच्चा 4 साल की उम्र में माना मैनिपुलेशन प्रोडिजी निकलेगा और मेरी वजह से उसका पोटेंशियल जाया हो रहा है। एलिस बोलती है, मैं हमारे बच्चे को किसी दूसरे शहर में नहीं भेजने वाली। रेनॉल्ड्स बोलता है, जायरिस कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है और मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखे। इनकी बातें सुनकर तो आर्ट भी पक गया था। फिर आखिरकार रेनॉल्ड्स बोलता है, आर्ट तुम भी कुछ बोलो, क्या तुम बड़े शहर में जाकर अच्छे टीचर से सीखना चाहोगे? आर्ट सोचता है, ये बंदा मुझे डिसीजन लेने का क्यों बोल रहा है, मैं तो बस 4 साल का हूँ। फिर वो बोलता है, क्या मम्मी और डैडी भी मेरे साथ चलकर टीचर से मिल सकते हैं? फिर एलिस और रे एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं। आर्ट सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मेरा सेंटेंस ज्यादा बड़ा था? फिर ये दोनों हंसकर बोलते हैं, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हम भी आर्ट के साथ जा सकते हैं और इसके लिए एलिस भी राजी थी। तो रेनॉल्ड्स जोश में आकर बोलता है, तो इसका मतलब हम सब जायरिस शहर जा रहे हैं। उसी रात आर्ट अपनी बुक में कुछ ढूंढ रहा था, तभी एलिस उसके पीछे आकर बोलती है, मिस्टर, आपको सो जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह हम लोग जायरिस के लिए निकल रहे हैं। आर्ट बोलता है, कल इतनी जल्दी? एलिस बोलती है, बेटा, मुझे भी जल्दी करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, कल सुबह हमारे दोस्त ट्विन हॉर्न्स भी जायरिस जा रहे हैं तो वो हमें भी लेते जाएंगे। फिर एलिस गुड नाइट किसी देकर बोलती है, अब तुम कुछ पढ़ते नजर ना आओ, तुम चाहो तो ट्रिप के लिए कुछ बुक्स रख सकते हो। आर्ट बोलता है, ठीक है मॉम, गुड नाइट। आर्ट सोचता है, मैं काफी टाइम से ट्विन हॉर्न्स के बारे में सुन रहा हूँ और उन्होंने हमारा घर वापस बनाने में भी मदद करी थी। जितना मैंने सुना है उनकी पार्टी में 2 कॉन्जरर्स और 3 ऑगमेंटर्स हैं, तो अगर रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो ट्विन हॉर्न्स संभाल लेंगे। और आखिरकार मैं इस छोटे और शांत गाँव से आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखते हैं ये दुनिया हमें क्या नजारे दिखाती है। फिर हमारी हैप्पी फैमिली सुबह सवेरे निकल पड़ती है और सामने से कुछ और लोग भी आ रहे थे। रे किसी के गले लगकर बोलता है, हमें साथ ले जाने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आओ मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ। चलो आर्थर, अपने बारे में बताओ। आर्ट बोलता है, मेरा नाम आर्थर लेविन है और हमें अपने साथ जायरस ले जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक लड़का आर्ट का सर सहलाते हुए बोलता है, कितना तमीजदार बच्चा है, क्या सच में रे तुम्हारा डैड है? ये लड़का ऑगमेंटर है और इसका नाम एडम है। वहीं एक कॉन्जरर भी थी जिसका नाम एंजेला है, जो आर्ट के लिए सांस लेना मुश्किल कर देती है। फिर डर्डन आर्ट को पकड़कर बोलता है, एंजेला, तुम उसे चोट पहुंचा रही हो। और डर्डन भी
एक कॉन्जरर था। फिर डर्डन उसे प्यार से नीचे रख कर थम्स अप दिखाता है। फिर आर्ट की नजर एक और ऑगमेंटर पे पड़ती है जिसका नाम जैस्मिन है, लेकिन जैस्मिन आर्ट को इग्नोर कर देती है। एक लड़की बोलती है उसे छोड़ दो, वो बस थोड़ी इंट्रोवर्ट है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा आर्ट, मेरा नाम हेलेन है। और हेलेन भी एक ऑगमेंटर थी। रेनॉल्ड्स बोलता है सबका मेल मिलाप हो चुका है, तो चलो सफर शुरू करते हैं। फिर ये सारे अपनी गाड़ियों में सामान भर कर वहाँ से निकल जाते हैं। ठंडी हवा के झोंके महसूस करते हुए आर्ट सोचता है चलो एक नया सफर शुरू करते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें ये बड़ी आसानी से मार गिराते हैं। अब आर्थर काफी थक गया था। हेलेन बोलती है क्या हुआ आर्थर, तुम थक गए? आर्थर बोलता है हाँ शायद। हेलेन बोलती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का पहला सफर है। वैसे तुम्हारे डैड पूरे रास्ते तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। क्या तुम सच में एक जीनियस मेज हो और क्या तुम एक साल पहले अवेकिन हुए हो? हेलेन और आर्ट को गुटरगू करता देख एडम बोलता है रेनॉल्ड्स में स्ट्रेचिंग करने जा रहा हूँ और तुम बता रहे थे कि तुम अपने बेटे के साथ स्पारिंग करते हो, तो मैं उसे भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। आर्ट सोचता है स्ट्रेचिंग करनी है तो अकेले जाना। रेनॉल्ड्स बोलता है ठीक है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ही स्पारिंग शुरू करी है, तो ख्याल रखना। फिर एडम आर्ट को उठाकर जाने लगता है, जिसे देख रे और एलिस टेंशन में आ जाते हैं। फिर एडम और आर्ट स्पारिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एडम बोलता है क्या तुम तैयार हो बच्चे? वहीं आर्ट भी थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेता है। एडम बोलता है तुम्हें अपना वेपन पकड़ने तो आता है ना जीनियस बॉय? ये बोलते ही एडम जोश में आ जाता है। आर्ट देखता है कि ऑडियंस उसका प्रोग्राम देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, तो आर्ट अपने दिमाग से रे को सिग्नल भेजता है कि ये लाल बालों वाला मुझे मारना चाहता है, तो मुझे इस बंदे से बचा लो। लेकिन रे बोलता है आर्ट उसे छोड़ना मत। आर्ट समझ गया था कि उसका सिग्नल रास्ते में ही रह गया है। फिर आर्ट भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पिछली जिंदगी की तरह तलवार को थाम लेता है और अपने माना कोर को एक्टिवेट करके एडम पे हमला करने लगता है। ये देखकर एडम मुस्कुराता है और अटैक की जगह डिफेंड करता है, लेकिन जैसे ही तलवार भाले को छूने लगती है वैसे ही आर्ट अपनी पोजीशन बदल कर एडम के पीछे आ जाता है और ये देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं कि तभी आर्ट का पैर स्लिप हो जाता है और आर्ट सोचता है इस बॉडी का मैं क्या करूं। आर्ट को स्लिप होता देख एडम को हंसी आ जाती है। फिर आर्ट माना को तलवार में ट्रांसफर करके एक और जोरदार स्लैश मारता है, लेकिन एडम उसके अटैक को डॉज कर लेता है और खुद भी पलटवार करता है, जिसके अटैक से आर्ट बच जाता है और अपना सर एडम को मारता है, जिससे एडम गिरने लगता है। फिर मौके का फायदा उठाकर आर्ट अपनी सॉर्ड उसको मारने लगता है, लेकिन एडम भी एक स्किल्ड फाइटर था, तो वो आर्ट को लात मारता है, जिसे आर्ट डॉज कर लेता है। फिर एडम जोश में आकर अपने भाले में माना ट्रांसफर करके आर्ट पर हमला करता है। उसी वक्त आर्ट को न्यूटन का तीसरा लॉ याद आ जाता है, जो कि था जैसी करनी वैसी भरनी। एडम को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी और आर्ट उड़ते हुए पीछे जा रहा था। फिर आर्ट जोर से नीचे गिरता है और ये देख एलिस घबरा जाती है। वहीं डर्डन एडम की गुद्दी पे झापड़ मारता है। एडम बोलता है रे कह रहा था उसने इसे फाइट करना नहीं सिखाया। अबे साले मुझे जरा ये तो बता, तूने इसे कितनी भयानक ट्रेनिंग कराई है जो ये एक छोटा मॉन्स्टर बन गया है? रे बोलता है मैंने तो इसे ये सब नहीं सिखाया। वहीं एलिस आर्ट को हील करते हुए बोलती है तो तुम ये पढ़ाई कर रहे थे? और अब आर्ट का राज खुलने लगता है, तो वो बोलता है हाँ ये सब मैंने बुक्स से और डैड को देखकर सीखा है। एडम बोलता है बुक्स से? खैर अब तुम मुझे ये मूवमेंट सिखाओगे। और जैस्मिन भी गर्दन हिला रही थी। आर्ट बोलता है अपनी पिछली टांग को अगली टांग के आगे लाओ और फिर गिरते गिरते अपनी किक में माना ट्रांसफर करो। अब जिस तरह से मुझे ये समझ नहीं आया उसी तरह से जैस्मिन और एडम को भी समझ नहीं आता, और एडम तो अपना सर दरख्त में घुसेड़ लेता है। कहानी थोड़ी फ्यूचर में आती है जहाँ इन्हें कई दिन बीत गए थे, लेकिन अभी भी ये जायरस सिटी नहीं पहुंचे। इसी दौरान आर्ट की बर्थडे भी आ जाती है, तो जैस्मिन उसे गिफ्ट देती है क्योंकि आर्ट उन्हें ट्रेन भी कर रहा था। वहीं एडम, हेलेन और रेनॉल्ड्स की ट्रेनिंग भी काफी अच्छी जा रही थी, लेकिन जैस्मीन इन सब से आगे थी और उसने काफी सारी टेक्निक्स भी सीख ली थी। आर्ट भी हैरान था क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद जैस्मीन काफी जल्दी फेंट स्टेप सीख गई थी। अब फिर सफर शुरू करने का टाइम आ गया था, तो एलिस बोलती है चलो बेटा जाने का वक्त हो गया है। आर्ट बोलता है जी माँ मैं आया। अब ये अपनी मंजिल जायरस सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये शुगल मेला लगा रहे थे। वहीं एलिस को उल्टी आ रही थी। आर्ट बोलता है माँ आप ठीक तो हैं? एलिस बोलती है हाँ बेटा मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। फिर आर्ट अपनी किताब खोल कर बैठ जाता है, लेकिन जैस्मीन उसे घूर रही थी क्योंकि उसे आर्ट से और भी टेक्निक सीखनी थी कि तभी अचानक से इनकी गाड़ी जोर से हिलती है। एलिस बोलती है क्या हुआ? हेलेन बोलती है डाकुओं ने हमला कर दिया है तो तैयार हो जाओ। फिर एंजेला अपने विंड मैजिक को यूज करती है। वहीं एलिस आर्ट को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर एंजेला के मैजिक से इनकी तरफ आते हुए तीर इधर उधर उड़ जाते हैं। ये देखकर आर्ट भी चौंक जाता है। फिर
जैस्मिन, रेनॉल्ड्स, डर्डन और एडम गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वहीं हेलेन अपने तीर कमान के साथ छत पे चढ़ी हुई थी। फिर वो निंजा की तरह छत से छलांग मारती है और अपने तीर से हमला करने लगती है। वहीं आर्ट और एलिस डाकुओं को देखकर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये काफी सारे डाकू थे और वो तीर कमान के साथ हमला करने के लिए भी तैयार थे। इन डाकुओं का बॉस बोलता है, आज तो बहुत कड़क माल हाथ लगा है, लड़कियों और बच्चे को छोड़कर बाकी सबको मार दो। अब इस दरिंदे की नजर छोटे बच्चे और लड़कियों पे थी और ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।